नंबर कौन है? वो नंबर ले ले। मधु नहीं आएगा आज, कोई इधर नहीं आएगा। क्यों? आज इसका टेस्ट भी था। कल बड़ा श्योरिटी से क्या किया था मैम, मैं कल टेस्ट दूंगा। अच्छा कल हमने एक टॉपिक करा था डाइपोल मोमेंट। जिन्होंने कल क्लास नहीं लगाई थी वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। कल हमने एक टॉपिक किया था कि कोई भी आयनिक बॉन्ड जो होता है ना, कोई भी कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो प्योरली कोवलेंट नहीं होता। तो मैंने तुम्हें बताया था कि कोवलेंट बॉन्ड दो तरह के होते हैं, एक पोलर होते हैं और एक नॉन पोलर। पोलर का मतलब होता है कि जैसे HCl, क्लोरीन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लिए थे तो क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया था, पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया था, पार्शियल। तो जब भी किसी बॉन्ड में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो मतलब उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर आ रहा है। तो कल हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था कि आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला था कि ऑल्दो दिस टॉपिक इज नॉट गिवन मच इन NCERT, बट मुकत में और मैंने एक दो स्कूल में क्वेश्चन आते हुए देखा है। प्लीज बातें नहीं करनी। आज हमने उल्टा करना है। आज हमने देखना है कि कोई भी आयनिक बॉन्ड प्योरली आयनिक नहीं होता। जैसे मैं कल आपको एक कहानी बता रही थी कि मान लो आपके पास ये Na है, ये Cl है ना। एवरीबडी नोज कि NaCl का बॉन्ड कैसे बनता है। हैप्पी लोडिंग। मतलब टिल द लास्ट मोमेंट यू आर कन्विंसिंग कि मैम छुट्टी कर दो एंड देन यू लैंड अप। शिखा मैम की शेम ऑन यू, ट्यूशन पे बैठ के ये डिस्कशन कर रहे हो कि दूसरे ट्यूशन की छुट्टी हो रही। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ठंड है। अच्छा सुनो प्लीज, फोन नहीं नहीं मतलब करते हैं। आओ गाने गाओ, सुंदरी मुंदरी आओ गाने गाओ, क्या करोगे फिर? दे दो फोन। नहीं मैम ले लो, उसका चलाता है। अगर कोई खाने की चीज तो नहीं है बैग में? है पड़ी दे दो कचौड़ी, बैग ही ले लो अब। हाँ कभी कचौड़ियाँ हैं, कभी मशरूम के पकौड़े हैं, तुम्हारा खत्म नहीं होता सच्ची। चलो प्लीज लेट्स कंटिन्यू। नाइस चेंज होती रहती है इसकी। चलो किसी बहाने से पढ़ना शुरू करो, वट एवर यू लाइक। तो मैं तुम्हें बोल रही थी कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है दिव्यांश, अगर Na और Cl के बीच में है ना। अब तुम्हें लगा कि Na ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, Na क्या बन गया, केटायन, और Cl ने गेन करा तो Cl क्या बन गया। सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट बॉन्ड इज दिस, आयोनिक। एवरीबडी अग्रीज। लेकिन थ्योरी कहती है कि कोई भी बॉन्ड प्योरली आयनिक नहीं होता। मतलब तुम्हें लग रहा है कि ये आयनिक बॉन्ड है क्योंकि Na ने लूज किया, Cl ने गेन किया, और एविडेंटली दिख भी रहा है कि Na के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव, Cl के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है। लेकिन साइंटिस्ट ने नोट किया है कि होता क्या है कि ये जो केटायन होता है ना, ये बहुत चालाक होता है। ये केटायन चालाक क्यों होता है, क्योंकि ये अनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और ये अनायन होता है बुद्धू। कहने का मतलब है, ये देखा गया है कि केटायन के इन्फ्लुएंस में अनायन इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। और ये कैसे पता लगता है कि हाँ सच में अनायन इससे अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि जो अनायन जिसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड गोल होना चाहिए था, स्फेरिकल होना चाहिए था, वो अट्रैक्ट होते 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 ओवल हो गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड गोल होने की जगह ओवल हो गया, तो केटायन और अनायन के बीच में ओवरलैपिंग आ गई। कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड में ओवरलैपिंग होती है। तो अभी तक ये बॉन्ड आयोनिक था, अभी तक ये बॉन्ड आयोनिक था क्योंकि Na ने लूज किया, Cl ने गेन किया, और हमें लग रहा था कि ये 100% आयनिक है। लेकिन साइंटिस्ट ने स्टडी करी कि कोई भी आयनिक बॉन्ड प्योरली आयनिक नहीं होता। क्यों प्योरली आयनिक नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं केटायन यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव को, और नेगेटिव उसकी तरफ अट्रैक्ट होता भी चला जाता है। इसीलिए मैं इसको बोलती हूँ कि दिस इज अ स्टोरी ऑफ चालाक केटायन एंड बुद्धू अनायन। मतलब बच्चों को समझाने के लिए कि बच्चों को याद रहे, तो मैं ऐसे समझाती हूँ कि केटायन क्या होते हैं, चालाक, और अनायन क्या होते हैं, बुद्धू। क्यों ऐसा बोलती हूँ मैं, क्योंकि केटायन अट्रैक्ट करता है और अनायन अट्रैक्ट हो भी जाता है, और अट्रैक्ट होने की वजह से रिजल्ट क्या हुआ कि जो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्फेरिकल होना चाहिए था वो डिस्टॉर्ट होते 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 क्या हो गया, ओवल। अब शेप चेंज होने की वजह से क्या हुआ कि जो केटायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और अनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसमें ओवरलैपिंग आ गई। ओवरलैपिंग आने का मतलब है कि अब इस आयनिक बॉन्ड में
क्या आ चुका है? कोवेलेंट कैरेक्टर। इस आयनिक बॉन्ड में क्या आ चुका है? कल हमने इसका ऑपोजिट टॉपिक पढ़ा था कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आयनिक कैरेक्टर आ जाता है, और एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालते हैं उसका हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करे थे। आज हम इसका बिल्कुल ऑपोजिट पढ़ रहे हैं कि बॉन्ड आयनिक है, बॉन्ड कैसा है, बट उसके अंदर कौन सा कैरेक्टर आ रहा है? फिर से सुनो, व्हाट इज and this phenomena of distortion of electron cloud, word सुनना, this phenomena of distortion, distortion मतलब उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो रहा है, खराब हो रहा है, फट रहा है। this phenomena of distortion of electron cloud, किसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो रहा है नैतिक? अनायन का कि केटायन का? इसका अनायन का। किसकी वजह से हो रहा है? केटायन की वजह से। दिस फिनोमेना इज नोन एज पोलराइजेशन। आपको ये फिनोमेना भी पता होना चाहिए कि दिस फिनोमेना ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दिस फिनोमेना ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, किसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो रहा है? अनायन का। किसकी वजह से? ड्यू टू अट्रैक्शन बाय केटायन। अट्रैक्ट कौन कर रहा है? केटायन कर रहा है, और उसकी वजह से किसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो रहा है? अनायन का। और इस फिनोमेना को क्या बोला जाता है? पोलराइज। जितनी ज्यादा डिस्टॉर्शन होगी, जितनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी, उतना ज्यादा ये ओवरलैपिंग आएगी, उतना कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा, आयनिक कैरेक्टर घट जाएगा। अगर कोई पूछे कि अगर ये बॉन्ड आयनिक है या कोवेलेंट है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे? अगर तो उसमें डिस्टॉर्शन ज्यादा हो रही है, अगर उसमें क्या ज्यादा हो रही है, यानी कि क्या ज्यादा हो रही है, तो इसका मतलब उसका कौन सा कैरेक्टर बढ़ रहा है? क्योंकि डिस्टॉर्शन बढ़ने का मतलब है ओवरलैपिंग होगी। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग आने से कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा? कोवेलेंट। अब ये कैसे डिसाइड किया जाए? जैसे मान लो मैं आपको दो आयनिक कंपाउंड दे दूं, एक LiCl दे दूं, एक NaCl दे दूं, और मैं आपसे पूछूं कि LiCl ज्यादा आयनिक होगा या NaCl ज्यादा आयनिक होगा, तो आप कैसे डिसाइड करोगे? मतलब कैसे पता लगेगा कि किसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा? तो इसके लिए ना फजान रूल आया था। इसके लिए एक साइंटिस्ट आया था जिसका नेम था फजान, एंड ही गिव अ रूल। फजान ने कुछ रूल्स दिए थे, जिन रूल से हमें ये पता लग सकता है कि किसमें डिस्टॉर्शन ज्यादा हो रही है। पर जिसमें डिस्टॉर्शन ज्यादा होगी उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? कोवेलेंट, यानी कि उसका आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम। तो मैं आपको वो रूल्स बताती हूँ। रूल नंबर 1 है फजान का, ये कोई न्यूमेरिकल वाला टॉपिक नहीं है। पॉजिटिव खींच के सकता है। अब तो जहां पे बच्चे आते हैं कि घर में पॉजिटिव तो कुछ करता ही नहीं है, नेगेटिव अटैक करता है, वो अलग बात है। पॉजिटिव कैसे खींच रहा है मुझे? क्यों पॉजिटिव अट्रैक्ट, नेगेटिव क्यों नहीं अट्रैक्ट कर सकता? पॉजिटिव तो अब जैसे अपने प्रोटॉन्स है, वो भी तो सेंटर में, वो क्यों नहीं खींचते इलेक्ट्रॉन्स? किसको किसको नहीं खींच रहे? मैम सारी जगह में जहाँ नेगेटिव अटैक करे तो ठीक है। तो पॉजिटिव कैसे अटैक कर सकते हैं? पॉजिटिव तो आपका इतना माध्यम ही नहीं है कि प्रोटॉन उसके अंदर है। हाँ। तो इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, तो फिर आप वो भी अटैक कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता। द थिंग इज, है प्रोटॉन इसके अंदर, ऐसा तो इसके अंदर भी प्रोटॉन है। इसके प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट कर ही नहीं है, इसके प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो एटम होता है ना, जब उसके प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं तो वो सिमेट्रिकल होता है। मतलब अगर तुम कहो कि Cl नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के इसके खुद के प्रोटॉन अट्रैक्ट नहीं कर रहे होंगे, ऑफ कोर्स कर रहे होंगे जो न्यूक्लियस के अंदर है, बट जब उसके खुद के प्रोटॉन अट्रैक्ट करते हैं ना, तो वो हर जगह से इक्वल करते हैं, तभी करके तो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्फेरिकल होता है। लेकिन जब दूसरे एटम जिसके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ये केटायन क्यों है पहले तो इसको समझो, ये केटायन क्यों है? सच में कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, बट रिलेटिवली उसके प्रोटॉन उसके इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है ना, तो इसीलिए हम इसको केटायन बोलते हैं। अब हुआ क्या, इसके प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट कर ही देते, बट क्योंकि ये इसकी विसिनिटी में आ गया, Cl नेगेटिव, क्योंकि ऑब्वियसली अगर बॉन्ड बना है तो वो एक दूसरे की विसिनिटी में होंगे, एक दूसरे के पास होंगे, है ना। तो हुआ क्या कि इसके प्रोटॉन ने इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करना शुरू करा, बट अनइक्वली, अनइवनली, तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट होने लग गया। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अनायन का ही डिस्टॉर्ट होगा ना, क्योंकि सोचो इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो केटायन का भी होगा, बट इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसका ज्यादा होगा? अनायन के केटायन का, नेगेटिव वाले का ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। तो पॉसिबिलिटी तो किसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के डिस्टॉर्ट होने की है? केटायन की थोड़ी है। किसकी पॉसिबिलिटी? अनायन की है। अच्छा, तो फजान ने रूल नंबर 1 दिया कि स्मॉलर द साइज ऑफ केटायन,
Smaller the size of cation, more is its polarizing power. यानी कि अगर केटाइन छोटा है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं LiCl दूं और NaCl दूं, LiCl में केटाइन कौन है? Li पॉजिटिव। NaCl में केटाइन कौन है? तो LiCl छोटा केटाइन है और Na पॉजिटिव बड़ा केटाइन है और Cl नेगेटिव तो दोनों में सेम है। तो हमें लगेगा कि शायद बड़ा केटाइन ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा, बट फजान ने एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि स्मॉलर द साइज, क्योंकि अगर कोई चीज छोटी होती है उसका इम्पैक्ट उतना ज्यादा होता है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो वही कहानी है इसमें कि इट इज Li पॉजिटिव, कौन ज्यादा खींचेगा? त्रिवर्ग अकॉर्डिंग टू द रूल Li पॉजिटिव Cl नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा या Na पॉजिटिव? रूल क्या है, कौन ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा? जो स्मॉलर है या जो बिगर है? स्मॉलर। तो यानी कि इसकी डिस्टॉर्शन ज्यादा होगी। अगर इसकी डिस्टॉर्शन ज्यादा होगी तो मतलब इसका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा, और अगर ये कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा तो इन दोनों में से अगर पूछेंगे विच इज मोर आयनिक, NaCl। और तुम ये मत बोलना कि आयनिक LiCl ज्यादा होगा। LiCl में डिस्टॉर्शन ज्यादा हो रही है, तो जो केटायन छोटा है वो डिस्टॉर्शन ज्यादा करेगा, तो डिस्टॉर्शन ज्यादा करने से उसका आयनिक कैरेक्टर नहीं बढ़ेगा। कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा? तो अगर पूछा ही है कि इन दोनों में से आयनिक ज्यादा कौन है, तो आंसर क्या होगा? Distortion is more in LiCl, but distortion is causing the covalent character to increase. And if they are asking कि आयनिक कौन ज्यादा है, तो आंसर आएगा NaCl। समझ आया? हाँ, रूल 2 है कि लार्जर द अनायन बड़ा होना चाहिए। लार्जर द अनायन मोर इज इट्स पोलराइजेशन। जितना अनायन बड़ा होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको LiI, LiBr, LiCl, LiF, मैंने आपको 4 आयनिक कंपाउंड दिए हैं, चारों में केटाइन सेम है, Li पॉजिटिव, Li पॉजिटिव, Li पॉजिटिव, Li पॉजिटिव। फर्क किसका है? अनायन का। एक में अनायन कौन है? I नेगेटिव, बहुत बड़ा। अगले में Br नेगेटिव, अगले में, हाँ। तो किसकी ज्यादा डिस्टॉर्शन होगी? जिसका अनायन बड़ा है। केटायन छोटा होना चाहिए, अनायन क्या होना चाहिए? बड़ा। तो सबसे ज्यादा डिस्टॉर्शन I नेगेटिव की होगी, सबसे ज्यादा डिस्टॉर्शन I नेगेटिव की होगी, तो मतलब इसका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। और अगर इसका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा तो मतलब इसका आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम डिस्टॉर्शन किसकी होगी? फ्लोरीन की। तो अगर डिस्टॉर्शन कम होगी तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम, और आयोनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो सबसे ज्यादा आयनिक कौन होगा? LiF। अनायन बड़ा होगा तो डिस्टॉर्शन ज्यादा होगी, बट डिस्टॉर्शन होने से आयनिक कैरेक्टर नहीं बढ़ता। डिस्टॉर्शन होने से कौन सा कैरेक्टर बढ़ता है? कोवेलेंट। क्योंकि डिस्टॉर्शन का मतलब है कि उसमें ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग का मतलब कौन सा कैरेक्टर होता है? कोवेलेंट। ओके, तो व्हाट वाज द फर्स्ट रूल ऑफ फजान कि कौन ज्यादा डिस्टॉर्शन करता है? स्मॉलर केटायन या लार्जर केटायन? स्मॉलर। यानी कि केटायन को छोटा होना पड़ेगा डिस्टॉर्शन ज्यादा करने के लिए। और हाँ, और सेकंड रूल क्या था कि अनायन को क्या होना पड़ेगा डिस्टॉर्शन ज्यादा होने के लिए? बड़ा। थर्ड है कि अगर हमारे पास केटायन है, एक है NaCl और एक है CaCl2, त्रिवर्ग दोनों केटायन को देखो। NaCl में कौन सा केटायन है कि उसके ऊपर चार्ज कितना है? 1 पॉजिटिव। दूसरे वाले में केटायन कौन सा है? कैल्शियम। उसके ऊपर कितना चार्ज दिख रहा है? तो तुम्हारे हिसाब से ज्यादा डिस्टॉर्शन कौन करेगा? Na करेगा जिसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है, या कैल्शियम ज्यादा डिस्टॉर्शन करेगा जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है? देखो डिस्टॉर्ट क्यों कर रहा है केटायन? क्यों? छोटा है। छोटे बड़े की बात नहीं है। मुझे एक बात बताओ, ये जो डिस्टॉर्शन हो रही है ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो रही है ना। अब यहाँ पे डिस्टॉर्शन करने वाला Na है, लेकिन उसके ऊपर चार्ज कितना है? ओनली 1 पॉजिटिव। लेकिन कैल्शियम डिस्टॉर्शन किस वजह से हो रही थी? पॉजिटिव अट्रैक्ट नेगेटिव। डिस्टॉर्शन का मेन कारण क्या था? अगर केटायन अनायन को अट्रैक्ट ही ना करता,
तो अल्टीमेटली कहानी तो वही है कि पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट कर रहा है, नेगेटिव को। तो अब ये साफ पता लग रहा है कि Na कैसे डिस्टॉर्ट कर सकता है कैल्शियम से ज्यादा। Na के ऊपर तो सिर्फ कितना चार्ज है, 1 पॉजिटिव, लेकिन कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज है, more the positive charge, more will be the attraction and you know more will be the distortion power। तो यानी कि थर्ड रूल है कि more the charge on cation, more the charge on cation or anion, more will be the distortion। जितना ज्यादा केटाइन या अनायन के ऊपर, प्लीज डू नॉट टॉक। हाँ अब बोलो सूर्य, क्या डाउट है? सीएल के इफेक्ट नहीं पड़ेगा लेकिन सीएल के दो सीएल2 वो ऑब्वियसली पड़ेगा, बट लेकिन फिर भी ये जो एनालिसिस है उससे यही, मतलब जो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखा है उसे यही पता लगा है कि ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वाला कैटायन ज्यादा डिस्टॉर्शन करेगा। ऑब्वियसली उसमें नंबर ऑफ अनायंस भी बढ़ गए, बट जो उन्होंने देखो केमिस्ट्री इज मोर अबाउट ऑब्जर्वेशनल साइंस। अब जो उन्होंने ऑब्जर्व करा है उन्होंने वही फैक्ट बना के लिख दिया कि देखा गया है कि जो ज्यादा वैलेंसी वाला कैटायन होगा वो ज्यादा डिस्टॉर्शन कर रहा है। तो इसमें हम काउंटर वो नहीं कर सकते, ऐसा हुआ ही होगा। ठीक है, लास्ट रूल है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिस्टॉर्शन कैसे डिपेंड करती है, ये देखा गया है कि जिन केटायंस के आउटरमोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो जिन केटायंस के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18, दे कॉज मोर डिस्टॉर्शन एज कंपेयर टू द केटायन विद 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसका एग्जांपल समझो, अगर आप सोडियम देखो, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2,8,1। लेकिन अगर हम केटायन की बात कर रहे हैं यानी कि Na पॉजिटिव, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। अब कैल्शियम 2 पॉजिटिव, चलो उसका चार्ज भी 2 पॉजिटिव है, बट अदरवाइज अगर मैं आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन पूछूं तो आप बोलोगे 2,8,18। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 18। अब लास्ट रूल फजान का कहता है कि जिस केटायन के आउटरमोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो अनायन को ज्यादा डिस्टॉर्ट करता है। अब आप सोचोगे कि ये क्या रूल हुआ, मतलब कि जिसकी आउटरमोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, लाइक वाई? तो इसका इंटरनल रीजन सुनो। इंटरनल रीजन ये है कि अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s में लिख के देखोगे, 1s2 2s2 2p6, यानी कि जिसकी आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर तो 2p में लास्ट इलेक्ट्रॉन 6 गए। लेकिन अगर आप कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, हो गए 18। यस मैम। सॉरी, फिर इसमें रुको, इसमें नहीं, ये समझ आएगा एग्जाम्पल। इसके लिए मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ। और वैसे भी कैल्शियम 2 पॉजिटिव ले कैसे सकते थे, 2,8,8 था। हाँ 18 वाला लेना है ना, 18 वाला है कॉपर पॉजिटिव, 29 एटॉमिक नंबर, 2,8, कितने हो गए, 10, 10 के बाद 18 और 18 के बाद 1, 18 को 1 आएगा, कितने बच गए, 10 बच गए, 10 बच गए ना। तो 10,8, सॉरी फिर आप मत यूज क्या करो ना, फोन बार मैम को देके आएगा। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सुनो, अब जिन केटायन के आउटरमोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मोर डिस्टॉर्शन क्यों करते हैं, इसका रीजन आपको तब समझ आएगा अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s में लिखोगे। तो 1s2 2s2 2p6 3s2, कितने हो गए, 3p6 आएगा, 3p, कितने हो गए, 10 16, नहीं हो तो गए, टोटल 29 एटॉमिक नंबर है। 3D 10 कैसे आएगा, 4s2 आएगा, 4s2 और 3d 8 आएगा। अब कितने हो गए टोटल, 10 20 और कितने भरने हैं, 8, 3D 8। अब ये देखा गया है कि जिन केटायन की आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18, उनमें पक्का 3D की फिलिंग होती है। अब 3D में क्या प्रॉब्लम है कि जो 3D की शेप है ना, जैसे S की शेप स्फेरिकल होती है, P की शेप डम्बेल होती है, जो D की शेप होती है ना डबल डम्बेल, D के इलेक्ट्रॉन अंदर के न्यूक्लियर चार्ज को ना शील्ड नहीं करते। अब एक थ्योरी होती है कि जो एटम होता है ना उसके एक तो आउटरमोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं।
अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को इनर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इनर इलेक्ट्रॉन क्या करते होते हैं, वो न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स का चार्ज शील्ड कर लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, अब दो तरह के भाई बहन होते हैं। एक भाई बहन होते हैं जो आपको अपने पेरेंट्स की डांट से बचा देते हैं, उनको हम बोलते हैं कि ये आपको शील्ड करते हैं। आप अगर कुछ गलत काम करते हो तो पेरेंट्स को पता नहीं करने देते, तो एक वो होते हैं गुड शील्डर। लेकिन एक बच्चे होते हैं पुअर शील्डर। वो अगर तुमने कुछ गलत किया है, तुम्हारे भाई बहन पहले ही पेरेंट्स के पास पहुंच के बता देते हैं कि भैया ने ऐसे किया था, दीदी ने ऐसे किया था, है ना। तो ऐसे डी के इलेक्ट्रॉन है, डी के इलेक्ट्रॉन ना पुअर शील्डर है, मतलब न्यूक्लियस के चार्ज को बाहर वाले आउटर इलेक्ट्रॉन में जाने के लिए रोकते नहीं है। तो न्यूक्लियर चार्ज बाहर जाएगा तो अट्रैक्शन कर लेगा। तो ज्यादा डिस्टॉर्शन कौन से केटायन में होगी, जिसके टाइम के अंदर कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे, 18, क्योंकि उनमें किसकी फिलिंग हो रही होगी, 3D की। एंड 3D हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट मतलब वो अंदर के न्यूक्लियर चार्ज को बाहर जाने से रोकते नहीं है। और ये हम ऐसा सच में ऐसा बोल रहे हैं, ये देखा गया है कि कॉपर क्लोराइड में इज हैविंग मोर डिस्टॉर्शन देन। तो अगर कॉपर क्लोराइड में मोर डिस्टॉर्शन हो रही है तो ये कोवेलेंट हुआ या आयनिक? हाँ, तो ये क्या हुआ, कोवेलेंट। और NaCl क्या हुआ, इसीलिए NaCl वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और कॉपर कोवेलेंट होने की वजह से ये वाटर में डिसॉल्व। तो NaCl ही लिखा है। मैम लोडिंग के लिए थोड़ी सी जल्दी छुट्टी कर देना। अच्छा ठीक है। तो ऐसा कुछ है कि मतलब कोई भी आयनिक हो वो कहते हैं कोवेलेंट बन जाता है? नहीं, 100 ऐसा कभी भी एक्सट्रीम केस कभी नहीं आएगा कि आयनिक पूरा ही कोवेलेंट बन जाएगा। आयनिक में कोवेलेंट क्या है। चलो फजान रूल के कुछ क्वेश्चन पूछो हम। समझ आ गया पहला रूल क्या था, किसमें ज्यादा डिस्टॉर्शन होती है या पोलराइजेशन होती है, स्मॉलर कैटायन। अनायन क्या से होना चाहिए, बिगर। और अगर दोनों के टायन एक के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो कौन ज्यादा डिस्टॉर्शन करेगा, जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, मोर द पॉजिटिव या मोर द नेगेटिव चार्ज, है ना। एंड द लास्ट रूल इज कि कौन से केटायन के अंदर ज्यादा डिस्टॉर्शन होती है, जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 18। क्यों, उसका इंटरनल रीजन क्या है 18 इलेक्ट्रॉन का, कि उसमें पक्का किसकी फिलिंग हो रही होगी, 3D। और 3D इलेक्ट्रॉन्स का क्या एक मतलब नुकसान होता है कि वो प्रोटेक्ट नहीं करते, वो क्या होते हैं, पुअर शील्डर, यानी कि अंदर के न्यूक्लियर चार्ज को बाहर जाने से रोकते नहीं है। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज बाहर जाएगा, अट्रैक्शन करेगा, डिस्टॉर्शन करेगा, तो डिस्टॉर्शन ऑब्वियसली ज्यादा ही होगी। ठीक है, सो विद दिस वी कंप्लीट विद द फजान रूल, बट लेट मी आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस सो दैट आई गेट टू नो कि आपको फजान रूल कितना समझ आया। देन वी विल प्रोसीड टू। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा चैप्टर को लगेगा ये टाइम। हाँ, फजान रूल तो आज कल हमने शुरू करने लगे थे, तो आपने मेरे को रोक दिया था, आपने बोला था कि मैम तो ऐसा लग रहा है तो आया है कि लगातार इवेंट ऑन किया हुआ था आज भी लेके तभी तो लग रहा है ना तुमने टेस्ट दिया। मैंने तो प्रसाद लेके आया, लेके ही नहीं आता, जब खराब हो जाएगा तब लेके आएंगे। गंदा बच्चा यार, मेरा दिमाग ना जाम हो गया, ठंड हो गई है। नहीं जाना, मैं 2 मिनट में आ जाऊंगा, जल्दी हूं मैं। नहीं, चलो मैं ना फजान रूल का ना और अगला टॉपिक इकट्ठे क्वेश्चन कराती हूँ। द नेक्स्ट टॉपिक इज हाइब्रिडाइजेशन प्लीज। अब मैंने इसके फिर क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन के होंगे, इकट्ठे करूंगी। देखो, हाइब्रिडाइजेशन को पहले मैं समझाती हूँ, ठीक है। आप क्वेश्चन पूछ रहे हो? नहीं, फिर मैं इकट्ठे क्वेश्चन पूछती हूँ, क्योंकि फिर ढूंढने में टाइम लग रहा है। नमन, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? मिक्सिंग। हाँ, देखो मैं आपको एक हाइब्रिडाइजेशन का हमेशा एग्जांपल देती हूँ। वैसे मैं इसको समझाती कैसे हूँ, मान लो यहाँ पे आज आप एक रेड कलर का पेंट देखो और एक व्हाइट कलर का पेंट। यहाँ पे मैंने एक रेड कलर का पेंट रख दिया, एक व्हाइट कलर का पेंट रख दिया, तो आप अपने दिमाग में ये सोच के जाओगे कि कल जब मैं आऊंगा तो मैम ने रेड कलर का पेंट कर रखा होगा और व्हाइट कलर का पेंट कर रखा होगा। लेकिन जब तुम अगले दिन आए, तुमने देखा कि मैम ने तो पिंक कलर का तुमने देखा कि वॉल्स के ऊपर तो पिंक है, तो आपके दिमाग ने क्या कहा कि मैम ने पक्का रेड और व्हाइट की क्या करी होगी, मिक्सिंग। आपने मुझे मिक्स करते हुए देखा नहीं,
आपने जब आप देखो ना, आप आज गए थे तो आपको एक रेड कलर का पेंट दिखा था और एक वाइट कलर का पेंट दिख रहा था, तो आपके माइंड में ऐसी इमेज बन रही थी कि कुछ मैम ने रेड कलर की वॉल्स पेंट करी होंगी और उसमें कुछ वाइट कलर की स्ट्राइप्स होंगे या व्हाटसोएवर। लेकिन जब नेक्स्ट डे आके तुमने वॉल्स को पिंक पेंटेड देखा, तुमने मुझे रेड और व्हाइट की मिक्सिंग होते हुए देखा नहीं, बट तुम्हारे दिमाग ने तो यही बोला ना कि मैम ने पक्का रेड और व्हाइट को क्या कर दिया होगा, मिक्स। ऐसा ही एटम्स में होता है। अब हुआ क्या, जब साइंटिस्ट ने सोचा था कि मीथेन की शेप, प्लीज मेरे को ना पढ़ाने में बहुत दिक्कत होती है, बातें नहीं करो प्लीज। हाँ कर दूंगी, पहले पढ़ा, हाइब्रिडाइजेशन खत्म हो जाए फिर कर दूँ। देखिए मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगी, 10 मिनट में कर दूंगी। नैतिक, अगर तुम्हें जल्दी छुट्टी चाहिए पानी पीने के लिए और बातें नहीं करनी, तुम बीच में पानी भी पीने जाओ, बीच में तुम बातें भी करो। नहीं, पानी नहीं पीने जाना। मैंने कहा था कचौड़ियाँ खाने के लिए नहीं जाना कहीं, बस नहीं जाना, मैंने बोल दिया। अब देखो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p2, यानी कि इसके अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। अब जब कार्बन बॉन्ड बनाता है तो अपने 2s के इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर देता है। जैसे ही कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। तो अब कार्बन तभी 4 बॉन्ड बना रहा है। कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, क्यों 4 बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि इसके पास वैसे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, पर जब ये एक्साइटेड स्टेट में गया तो इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एक इलेक्ट्रॉन 2s में पड़ा, एक इलेक्ट्रॉन 2p के x में पड़ा, एक इलेक्ट्रॉन 2p के y में पड़ा, एक इलेक्ट्रॉन 2p के z में पड़ा। अब साइंटिस्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब 4 हाइड्रोजन आए होंगे बॉन्ड बनाने के लिए, 1 2 3 4, तो एक हाइड्रोजन ने 2s के साथ बॉन्ड बनाया होगा, 2s की शेप गोल होती है। एक हाइड्रोजन ने 2px के साथ बनाया होगा, 2px की शेप क्या होती है, डम्बल। एक s के साथ बना रहा है, एक px के साथ बना रहा है, एक हाइड्रोजन py के साथ बना रहा है और एक हाइड्रोजन pz के साथ बना रहा है। तो साइंटिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चारों बॉन्ड की अलग अलग शेप होगी। ये जो कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, 4 हाइड्रोजन जो बॉन्ड बना रहे हैं, एक हाइड्रोजन गोल के साथ बॉन्ड बना रहा होगा, मतलब गोल ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना रहा होगा, क्योंकि 2s की शेप गोल होती है। एक हाइड्रोजन px वाली एक्सिस में बना रहा होगा। लेकिन जब साइंटिस्ट ने देखा तो उन्होंने देखा कि चारों ऑर्बिटल कार्बन के सेम है। तो अब ऐसा कैसे पॉसिबल है, कार्बन के तो जो 4 ऑर्बिटल्स हैं वो तो अलग अलग हमें दिख रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन 2s में पड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन 2px में पड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन 2py में पड़ा हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन 2pz में पड़ा हुआ है। तो हम तो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कार्बन ने जब 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए होंगे, उन चारों हाइड्रोजन की बॉन्ड की शेप अलग अलग नजर आएगी, क्योंकि एक हाइड्रोजन 2s के साथ बॉन्ड बना रहा है, 2s गोल होता है, 2px डम्बल होता है और वो भी x एक्सिस की डायरेक्शन में होता है। लेकिन जब साइंटिस्ट ने रियलिटी में देखा, CH4 की शेप देखी, तो उन्होंने देखा कि चारों ऑर्बिटल की शेप सेम है। ऐसा नहीं है कि एक ऑर्बिटल गोल है या कुछ है। तो साइंटिस्ट ने कहा कि क्या हुआ होगा, प्रायर टू बॉन्डिंग, ये 4 हाइड्रोजन के आने से पहले इन चारों ऑर्बिटल की मिक्सिंग हुई होगी। अब ये मिक्सिंग होते हुए उन्होंने देखी नहीं है। जैसे मैं तुम्हें बता रही हूं कि तुमने उस रेड पेंट और वाइट पेंट को मुझे कभी मिक्स करते देखा नहीं, लेकिन जब तुम अगले दिन आए और तुमने देखा कि वॉल्स के ऊपर पिंक पेंट है, तो तुम्हारे दिमाग को अज्यूम करना ही पड़ा ना कि अब ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि मैं पिंक पेंट लाई हूं, बट ज्यादा पॉसिबिलिटी तो इसी बात की है ना कि अगर वहां पड़ा रेड और व्हाइट पेंट था पर दिख पिंक रहा है, तो व्हाट मैम वुड हैव डन, मैम ने क्या किया होगा, रेड और व्हाइट की क्या करी होगी, मिक्सिंग। ऐसा ही हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक है कि किसी ने सच में एटम को अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स होते देखा नहीं है। कभी साइंटिस्ट ने कभी देखा नहीं है कि सच में कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाने से पहले अपने 2s 2px 2py 2pz को मिक्सी में डाल के मिक्स कर रहा होगा, ऐसा उन्होंने कभी देखा नहीं है। बट ये उनकी अजम्पशन उनको इसीलिए करनी पड़ी क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर मिक्सिंग नहीं हुई, अगर हम ये माने कि मिक्सिंग नहीं हुई ऑर्बिटल्स की, फिर तो हमें ये चारों ऑर्बिटल अलग अलग नजर आने चाहिए थे ना, है ना। 2s जो है वो हमें गोल नजर आना चाहिए था, 2px ऐसे दिखना चाहिए था, 2py y एक्सिस में दिखना चाहिए था, pz z एक्सिस में दिखना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, ये चारों ऑर्बिटल एक जैसे नजर आ रहे थे। तो साइंटिस्ट ने कहा कि क्या हुआ होगा कि पहले एटम ने जिन जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने बॉन्ड बनाना होता है उसकी मिक्सिंग करी जाती है। क्या करी जाती है, s प्लस px प्लस
py प्लस, तो जब ये प्लस कर रहे हो तुम, जब तुम इनको मिक्स कर रहे हो, इसी फिनोमेना को क्या बोला जाता है? हाइब्रिडाई. So what is the phenomena of hybridization? Hybridization is a process of intermixing of atomic orbitals of different size and different shape, है ना. ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जो शायद साइज और शेप में अलग अलग थे, उनकी इंटरमिक्सिंग करी गई सो एज टू जनरेट न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स. क्यों करी गई? क्यों एटम ने करा होगा? ताकि नए ऑर्बिटल्स जो निकल कर आए वो सेम नजर आए. ऐसा नहीं है कि कार्बन ने अगर 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है तो एक हाइड्रोजन एक्स एक्सिस में बना रहा हो, एक हाइड्रोजन गोल हो, है ना. तो एटम शायद चाहता था कि जो मतलब 4 बॉन्ड वो बनाना चाहता है कार्बन, वो चारों ऑर्बिटल सेम नजर आए. ठीक है, तो शायद इस वजह से वो क्या करता है? हाइब्रिडाइजेशन. अब हाइब्रिडाइजेशन का ना एक रूल होता है. रूल ये होता है कि अगर आप 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स कर रहे हो, जैसे इस एग्जांपल में आप कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स कर रहे हो? एक s को, एक px को, एक py को और एक pz को. तो इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम बन गया sp3. द फर्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये पहली टाइप है हाइब्रिडाइजेशन की, sp3. और इसको समझना या इसको लर्न करना मुश्किल नहीं है. अंडरस्टूड सी बात है कि अगर आप इंटरमिक्स कितने ऑर्बिटल्स को कर रहे हो, एक s को कर रहे हो और 3 p को कर रहे हो, तो इसका नाम इससे बेटर क्या हो सकता है? sp3. ताकि हमें याद करने में मुश्किल ना लगे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज दैट हाइब्रिडाइजेशन इन विच 1 s ऑर्बिटल इज मिक्स्ड विथ 3 p ऑर्बिटल. जब एक s ऑर्बिटल को 3 p ऑर्बिटल के साथ मिक्स करके हाइब्रिडाइज किया जाता है, तो इस हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोला जाता है? sp3. अब साइंटिस्ट ने एक रूल बनाया कि अगर आप हाइब्रिडाइज करा रहे हो और अगर आप हाइब्रिडाइज 4 ऑर्बिटल्स करा रहे हो, 4 ही करा रहे हो ना, एक 2s का करा रहे हो, एक 2py, एक 2px, एक 2pz, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल ऑल्सो बी 4. मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे उतने ही हाइब्रिड होके निकलेंगे. मतलब अब जो शेप होगी कार्बन की, उसके एटॉमिक ऑर्बिटल 4 थे ना जो हाइब्रिडाइज कर रहे थे. कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज कर रहे थे? 4. एक 2s का, एक 2px का, एक 2py का, एक 2pz का. तो हाइब्रिडाइज होने के बाद जो शेप आएगी उसमें भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होने चाहिए. उसमें भी क्या होने चाहिए? 4 ही क्यों होने चाहिए? क्योंकि ये रूल है कि अगर आप हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व करवा रहे हो तो हाइब्रिडाइज होकर निकल कर भी कितने आएंगे? 4. अब क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है मैम 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकल के आएंगे, उन चारों को हम कैसे अलाइन करें? तो उसके लिए आपने जो वेस्पर थ्योरी पढ़ रखी है आपने उसको ध्यान में रखना है. वेस्पर थ्योरी जो मैंने 2 दिन पहले पढ़ाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई एटम बॉन्ड बनाता है और उसको अपने आसपास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर रखने होते हैं, तो वो अपने आसपास उन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर को कौन सी शेप में रखता है? टेट्राहेड्रल. यानी कि जब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 निकल कर आएंगे तो वो अपने आप को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 टेट्राहेड्रल शेप में रखेंगे. जैसे 1 ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल. अब सबसे पहले तो ये पता कैसे लग रहा है कि ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल की निशानी क्या है? मैं तुम्हें बताती हूँ हाइब्रिड ऑर्बिटल की निशानी क्या है. जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई थी तो 4 ऑर्बिटल अलग अलग थे. एक गोल था, गोल यानी कि s था, उसमें सिर्फ पॉजिटिव कैरेक्टर होता है. मतलब अगर आप s ऑर्बिटल को देखो तो उसमें सिर्फ पॉजिटिव लोब होता है. लेकिन जो आपने दूसरा ऑर्बिटल इसमें मिक्स किया px, उसमें एक पॉजिटिव लोब है, एक नेगेटिव लोब है. जो तुमने py मिक्स करा इसमें भी एक पॉजिटिव लोब है, एक नेगेटिव लोब है. और लास्ट वाला pz जो तुमने इसमें इंटरमिक्स किया उसमें भी एक पॉजिटिव लोब है, एक नेगेटिव लोब है. अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम 4 ऑर्बिटल्स मिक्स कर रहे हो लेकिन उन 4 ऑर्बिटल में पॉजिटिव 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 ज्यादा है, तो जो नए मिक्स होके ऑर्बिटल आएंगे उनमें पॉजिटिव ज्यादा होगा या नेगेटिव? मान लो आप चटनी बना रहे हो, आप 4 प्याज डाल रहे हो, 8 टमाटर डाल रहे हो, तो आपकी चटनी में टमाटर ज्यादा दिखेगा या प्याज? टमाटर. साइज, चलो बट साइज इक्वल है. कहने का मतलब है कि आप जो चीज ज्यादा डालोगे, अगर टमाटर वाली चटनी बना रहे हो टमाटर ज्यादा डालोगे तो आपकी चटनी में टमाटर ज्यादा दिखेगा. अगर आप प्याज ज्यादा डालो तो प्याज. तो ऐसे में आपको बोल रही हूँ कि जो आप 4 ऑर्बिटल मिक्स कर रहे थे इसमें कौन सा लोब ज्यादा था? पॉजिटिव वाला, क्योंकि एस में तो था ही पॉजिटिव. पी में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव था, बट एस में तो सिर्फ पॉजिटिव था. यानी कि जो चारों ऑर्बिटल मिक्स करके जो नए 4 ऑर्बिटल बनाएंगे उसमें पॉजिटिव लोब ज्यादा होगी. तो ये जो तुमने लोब्स बनाई है ना ये पॉजिटिव है.
अब 4 पॉजिटिव है, 4 नेगेटिव निकलेंगी, नेगेटिव वाली 1 2 3 4, 4 आपने नेगेटिव बनानी है, 1 2। अब अगर तुम कह रहे हो ना ये तुम्हारे हाइब्रिड ऑर्बिटल है, डायग्राम पूरा रॉन्ग हो जाएगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल इज ऑलवेज 1 पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो। तो आपने अभी तक हाँ नेगेटिव लोब्स नहीं बनाई, और नेगेटिव लोब्स भी 4 दिखनी चाहिए। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है, क्यों? एक पॉजिटिव लोब एक नेगेटिव लोब है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। अब कोई पूछे कि मैम आपने पॉजिटिव लोब तो बड़ी बनाई है, नेगेटिव लोब छोटी क्यों बनाई है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो आप 4 ऑर्बिटल्स मिक्स कर रहे हो उसमें मिक्स करने वाले में पॉजिटिव लोब ज्यादा है, तो ऑब्वियसली मिक्स करने पर जो नया ऑर्बिटल बनेगा उसमें पॉजिटिव लोब ज्यादा होगी, बड़ी होगी, छोटी लोब क्या होगी? नेगेटिव। ठीक है, अब 4 क्यों बनाई है? क्योंकि ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे थे? 4, तो निकल के भी कितने आएंगे? 4। अलाइन ऐसे क्यों किया है? अलाइन ऐसे क्यों किया है? ये हम वेस्पर थ्योरी से पढ़ चुके हैं कि 4 ऑर्बिटल्स अपने आप को 109.5 डिग्री पे अलाइन करेंगे, क्योंकि ये तो रूल ही होता है कि जब भी कोई एटम बॉन्ड बनाता है तो वो अपने 4 ऑर्बिटल्स को हाइड्रोजन के साथ मिनिमम रिपल्शन देने के लिए किस शेप में रखेगा, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक वो बच्चा नहीं कर सकता जिसने वेस्पर थ्योरी नहीं करी। यस क्योंकि जिसने वेस्पर थ्योरी कर रखी है उसके लिए इजी होगा समझना कि अच्छा 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आए हैं तो उसको हमने टेट्राहेड्रल शेप में रखना है। टेट्राहेड्रल शेप में क्यों रखना है ये हमें कौन बता चुकी है? वेस्पर थ्योरी, कि जब भी 4 बॉन्ड बनाने होते हैं तो एटम अपने बॉन्ड को कौन से एंगल पे अलाइन करता है? 109. तो ये मैंने आपको कौन सी हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन कर दी? sp। ठीक है, अब अगली देखो sp2। sp2 को समझने के लिए मैं एग्जांपल देती हूँ BCl3 का। बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 5, 1s2, 2s2, 2p1। अब अगर ये प्रमोट कर देगा, दिव्यांश कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अनपेयर्ड? 3। तो बोरोन को 3 बॉन्ड बनाने हैं। 3 बॉन्ड क्यों बनाने हैं? क्योंकि जब बोरोन ने अपना इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर दिया तो इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 3। तो ये 3 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो 3 बॉन्ड बनाना चाहता है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में पड़ा है? 2s। एक किस में पड़ा है? 2p के x में, और दूसरा कहां पे पड़ा है? तो एटम ऐसे बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो पहले इन तीनों को क्या करेगा? हाइब्रिडाइजेशन। अब फर्क क्या हो गया पिछले एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल में? पिछले एग्जाम्पल में जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे वो 1s और 3p थे। पिछले एग्जाम्पल में कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे? 1s और 3। दैट इज व्हाई द नेम ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन वाज sp3। अब इसमें बोरोन के पास है ही 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये वाला p तो है ही खाली, तो ये क्यों बॉन्ड बनाएगा? तो इसमें बॉन्ड बनाना ही किस किस ने है? 1s और 2। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, इस हाइब्रिडाइजेशन को sp2 बोला जाएगा। दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp, एंड व्हाई इट इज नोन एज sp2? क्योंकि इसमें इन्वॉल्व भी कितने ऑर्बिटल्स हो रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में? 1s और 2p, यानी कि टोटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 3। अब रूल क्या है? पिछले वाले एग्जाम्पल में कितने ऑर्बिटल हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे? 4। तो जो शेप निकल के आई थी उसमें भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए थे तुमने, देखो 4 बनाए थे ना, 1 2 3 4। अब इसमें 3 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जो हाइब्रिडाइजेशन की शेप आएगी उसमें भी ऑर्बिटल कितने आएंगे? 3 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी कितने निकल के आएंगे? बट कैन यू टेल मी कि अगर 3 है तो वो अपने आप को कौन सी शेप में अलाइन करेंगे? ट्राइंगल, ट्राइगोनल, प्लानर, क्योंकि वेस्पर थ्योरी ने बोला है कि अगर 3 होते हैं तो 3 को टेट्राहेड्रल में रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपने बोला था नो 1। आपने 8 पे जिसने जाना है जाओ, जो आए नहीं है मैं उनको घर से बुला के नहीं आई। क्या गलती करी है दिव्यांश इस डायग्राम में? 3 बनाने थे, 1 2 3, तीनों को मैंने 120 डिग्री पे लाइन कर दिया, Cl के साथ बॉन्ड बना दिया, Cl Cl Cl। गलती क्या करी है मैंने?
कि सिर्फ पॉजिटिव लोब बनाई है। हाँ, नेगेटिव लोब जब तक नहीं बनाओगे वो हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं माना जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर तुम बोरोन के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हो और अगर तुमने उनको 120 डिग्री पे अलाइन भी कर दिया, बट जब तक तुम्हें, क्योंकि तुम मुझे मेरी बात समझो ना, अगर तुम छोटी लोब नहीं बनाओगे तो तुम्हें वो हाइब्रिड ऑर्बिटल निशानी ही यही है। हमें दिखने में कैसे पता लगता है कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना? हाइब्रिड ऑर्बिटल की निशानी ही यही है कि उसकी पॉजिटिव लोब बड़ी होती है और नेगेटिव लोब छोटी होती है। तो अगर तुम्हारे हिसाब से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल निकल रहे हैं, तुमने 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल अलाइन कर दिए 120 डिग्री पे, सब कुछ सही बना दिया, लेकिन नेगेटिव लोब ही नहीं बनाई, आपका पूरा डायग्राम क्या हो जाएगा? रॉन्ग, क्योंकि बच्चे का बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। उसको यही नहीं पता कि हाइब्रिड ऑर्बिटल इज ऑलवेज कैरेक्टराइज्ड बाय अ बिगर पॉजिटिव लोब एंड अ स्मॉलर नेगेटिव लोब। तो कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक आपको कभी क्लियर नहीं हो सकता। तो हमने कितनी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ ली? पहली क्या पढ़ी? sp3, क्योंकि उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे थे? 1 s और 3 p। दूसरी हाइब्रिडाइजेशन हमने कौन सी पढ़ी? sp2, क्योंकि उसमें कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे थे? 1 s और 2 p। द थर्ड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp। sp का एग्जाम्पल है BeCl2। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है 1s2 2s2। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर देगा तो इसको कितने बॉन्ड बनाने हैं? 2 ही बॉन्ड बनाने हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक इलेक्ट्रॉन 2s में पड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन 2p में पड़ा है। तो जब इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल्स में पड़े होते हैं तो एटम उन दोनों की मिक्सिंग कराता है। अब इस बार मिक्सिंग सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल्स की हो रही है। इस बार मिक्सिंग सिर्फ कितने ऑर्बिटल्स की हो रही है? एक s की और एक p। सो व्हाट इज द नेम ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? sp। अब अगर 2 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने निकल कर आएंगे? जैसे जब 4 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे थे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 4 निकल के आए थे, जिनको हमने कौन सी शेप में अलाइन किया था? एट एन एंगल ऑफ। जब 3 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे थे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 3 निकल के आए थे, जिनको हमने कौन से एंगल पे अलाइन किया था? 120 डिग्री एंड द शेप ऑफ ट्राइगोनल प्लैनर। अब अगर sp हाइब्रिडाइजेशन में 2 ऑर्बिटल्स हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो निकल के भी कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे? 2। अब वेस्पर थ्योरी हमें बता चुकी है कि जब 2 ऑर्बिटल्स होते हैं तो एटम उनको लाइन में, लीनियर शेप में अलाइन करता है ना? तो ये 2 ऑर्बिटल्स sp की शेप क्या आएगी? लीनियर मतलब 180 डिग्री पे बेरिलियम 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को अलाइन करेगा, एक Cl के साथ इधर बॉन्ड बन जाएगा, एक Cl के साथ इधर। फिर मैंने गलती क्या कर दी कि बेरिलियम के जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए हैं उनमें सिर्फ मैंने पॉजिटिव लोब बनाई है, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल अभी तक है ही नहीं। तो जब तक आप पॉजिटिव लोब के साथ नेगेटिव लोब्स नहीं बनाओगे वो हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं कहलाएगा। लेकिन अब ये प्रॉपर हाइब्रिड ऑर्बिटल है बिकॉज इट हैज अ पॉजिटिव लोब एंड अ नेगेटिव लोब एंड अ पॉजिटिव लोब एंड अ नेगेटिव लोब। ठीक है, तो 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन से आपको कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा कि कुछ तो हाइपोथेटिकल सा फिनोमेना है जो साइंटिस्ट कभी देखते नहीं है, बट उनको लगता है कि कहीं ना कहीं बॉन्डिंग से पहले कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो रही है ना? जो एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग होते हुए आज तक किसी ने देखा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हो तो साइंटिस्ट ने एटम्स को 1 s और 3 p को मिक्स करते हुए, मिक्सी के अंदर डालते हुए देखा है। लेकिन साइंटिस्ट को ये मानना पड़ रहा है क्योंकि अगर मिक्सिंग ना हुई होती तो चारों ऑर्बिटल अलग अलग नजर आते। जब वो मीथेन की शेप को देख रहे थे, CH4 की शेप को देख रहे थे, तो शायद उनको वो 4 ऑर्बिटल अलग अलग नजर आते, क्योंकि एक 2s का था, एक 2px का था, एक 2py का था, एक 2pz का था। बट जब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि चारों ऑर्बिटल दिखने में तो सेम है, एक बड़ी पॉजिटिव लोब है, एक छोटी नेगेटिव लोब है, एक बड़ी पॉजिटिव लोब है, एक छोटी नेगेटिव लोब है, जब चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल उनको सेम नजर आ रहे थे तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं प्रायर टू बॉन्डिंग कुछ तो हो रहा है, जिसका नाम को उन्होंने क्या रखा गया? हाइब्रिडाइजेशन। सो हाइब्रिडाइजेशन इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है, लेकिन हाइपोथेटिकल होने के बावजूद भी हमें इसको बिलीव करना पड़ रहा है ना? जैसे कई चीजें होती हैं जो हम देखते नहीं है बट उनकी एग्जिस्टेंस है,
वो होती हैं। ऐसे हाइब्रिडाइजेशन एक टॉपिक है। तो 3 तरह की जो मेन हाइब्रिडाइजेशन है वो तो आपको समझ आ गई, sp3, sp2 एंड sp, है ना। कि अगर एक s 3p के साथ हाइब्रिडाइज कर रहा है तो sp3, अगर एक s 2p के साथ हाइब्रिडाइज कर रहा है तो sp2, अगर एक s और एक p हाइब्रिडाइज कर रहे हैं तो sp। इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, जैसे sp3, sp2, sp3 मेन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। इसके बाद आती है sp3d। अब इसमें डरने वाली बात नहीं है कि मैम अब sp3d क्या होगी। अब जैसे फॉस्फोरस है, एटॉमिक नंबर 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। अब इसकी आउटर मोस्ट शेल में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे 3p में, लेकिन अगर 3s वाला प्रमोट कर देगा तो इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक s में, 3 तो p में थे और एक d में आ जाएगा। यानी कि अब इसको 5 बॉन्ड बनाने हैं। फॉस्फोरस को कितने बॉन्ड बनाने हैं, फॉस्फोरस को 5 बॉन्ड बनाने हैं, क्योंकि इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। बट द प्रॉब्लम इज अगेन सेम कि एक इलेक्ट्रॉन 3s में बैठा है, 3 इलेक्ट्रॉन 3p में बैठे हैं, एक इलेक्ट्रॉन 3d में बैठा है। तो ये भी क्या करेगा, इन पांचों ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग, यानी कि ये भी हाइब्रिडाइजेशन करेगा। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक s, 3p और एक d। तो इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या हो जाएगा, sp3d। अब ये थोड़ा है कि d लगाने से तुम डर जाओ, कॉन्सेप्ट तो वही है, बस उसको एक्सटेंड कर दिया। पहले एक s और 3p की मिक्सिंग हो रही थी, अब एक s और 3p के साथ एक d की मिक्सिंग भी हो गई, क्योंकि नेचुरली अब इलेक्ट्रॉन d में भी पहुंच चुका है। तो व्हेन वन s ऑर्बिटल इज इंटरमिक्सिंग विद 3p ऑर्बिटल्स एंड अलोंग विद दैट इट इज इंटरमिक्सिंग विद वन मोर d ऑर्बिटल, देन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विल बी नोन एज sp3d। ठीक है। बाकी अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, 5, तो निकल के भी कितने आएंगे, 5। 5 को किस शेप में रखना है वो हमें वेस्पर थ्योरी बता ही चुकी है कि 3 को ट्राइंगल में रख दो और एक को ऊपर और एक को नीचे, मतलब 3 को ट्राइंगल में, एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे। और अभी भी मैंने गलती क्या करी है कि ये जो 5 ऑर्बिटल बनाए हैं इनकी सिर्फ पॉजिटिव लोब बनाई है, तो 5 नेगेटिव लोब भी दिखनी चाहिए, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5। अब ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। कैसे पता लग रहा है हाइब्रिड ही है, क्योंकि पॉजिटिव लोब्स बड़ी हैं, नेगेटिव लोब्स छोटी हैं। अब फॉस्फोरस ये 5 बॉन्ड PCl5 की शेप है। ये एक मिनट, PCl5 की शेप तो कंप्लीट करने दो। PCl5 5 Cl आएंगे, तो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा, ड्रॉ द शेप ऑफ PCl5। अगर तो वेस्पर थ्योरी आया फिर आपको फिर तो आप सिंपल भी बना सकते थे, 1, 2, 3। वेस्पर थ्योरी ने तो यही बोला था कि 3 ट्राइंगल में रखो, एक ऊपर और एक। आपने जब हाइब्रिडाइजेशन लिखा होगा ना, जब वर्ड हाइब्रिडाइजेशन लिखा होगा, फिर आपने ऐसा करके दिखाना है। कैसे करके दिखाना है, सबसे पहले आप एलिमेंट लोगे फॉस्फोरस, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, 1s2, 2s2, 2p6 10 हो गए, 3s2 12 हो गए, 13, 14 एंड फिर 3s वाला अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्यों प्रमोट करना होता है, क्योंकि प्रायर टू बॉन्डिंग एक्साइटेशन होती है। एक्साइटेशन का मतलब है कि जब भी एटम को एनर्जी मिलती है तो वो अपनी आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन आगे प्रमोट कर देता है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन प्रमोट नहीं होते। कौन से इलेक्ट्रॉन प्रमोट होते हैं, अभी ये मैंने आपको पढ़ा है, जब इलेक्ट्रॉन जब हाई ऑर्बिटल में जाते हैं तो वो अनस्टेबल होते हैं, तो फिर वो अपनी एनर्जी रिलीज करके वापस ही उतर जाते हैं। हाँ। उधर कैसे, तो यार देख, जब तू बॉन्ड बना रहा है, मैं इस बात का पता कर रहा हूं। तो वी विल कंटिन्यू हाइब्रिडाइजेशन टुमारो। ओके, हैप्पी बर्थडे। मैं फजान को दोबारा जिंदा कर दूं, इसका आंसर तो जान क्या करूं, दोबारा जिंदा कर दो, इसका आंसर देगा। तू भी एब्सेंट मर गया होगा अब तक। तो देखिए कितने सारे बच्चे एब्सेंट हैं, यहां पे एक नाम और आना था मेरा। क्यों भाई, ढूंढ के स्क्रीन ना, इतना कमजोर भी नहीं है भाई, आप तो काट दे। डरे, ये वीडियो ऑफ कर दे। एक सिक्का गिरा था बस फोन पे हाथ से, इधर वो हो गया था। कौन सा फोन है तेरा, मेरा मोटो का है।